जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है क्राइम मैनुअल 2019। क्राइम मैनुअल 2019, ये मैनुअल 2019 में आया था। इसमें कुल अध्याय जो है 19 है और ये भी जो है ना 30 बार है 2019 को ही लाया गया था, इसको भी या लागू किया गया था। अब देखते हैं इसमें भी जो है मैं जो भी इसका 19 अध्याय है उसको भी जो है ऑनलाइन में भी जो है इसको रखा हूँ, क्या कि ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है, जो है ना डीपली देखने का भी मान लिया जाए। जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको डीपली देख सकते हैं। जो इसमें हम ऑनलाइन में महत्वपूर्ण है उसको यहाँ मेंशन किया हूँ, और अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हैं तो आप बुक से देख सकते हैं। देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 कहता है कि आरपीयूपी एक्ट 1966 के अंतर्गत कार्यवाही। अध्याय 1 में कहता है कि आरपीयूपी एक्ट 1966 के अंतर्गत कार्यवाही क्या होगा। देखते हैं उसका एक कहता है कि रेल संपत्ति की चोरी की सूचना मिलने पर रोजनामचा में प्रविष्टि और घटनास्थल का निरीक्षण। अगर रेल संपत्ति की चोरी की सूचना मिलती है तो वही कहता है रोजनामचा में प्रविष्ट करेंगे और घटनास्थल का तुरंत क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे। अब 2 कहता है इसमें मामले का पंजीकरण। तब क्या होगा, मामले का फिर पंजीकरण के बारे में आपका 2 कहता है। 5 कहता है इसका कि मकान कबाड़खाना की तलाशी एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया। जो है मकान कबाड़खाना की तलाशी एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो आरपीयूपी एक्ट के तहत किया जाता है। मकान कबाड़खाना की तलाशी एवं जो है व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है वो आपको इसमें 5 में कहा गया है। 9 कहता है रिमांड। रिमांड पे जो लेते हैं आप न्यायालय से किसी भी अपराधी को। 18 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई क्या होगा, उसके लिए 18 आपका कहता है। और 22 कहता है इसमें कि डोजियर के बारे में, आरपीयूपी एक्ट के डोजियर के बारे में उसका 22 कहता है। और 24 कहता है इसमें जांच अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा। 24 में कहता है आपका जांच अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा। फिर अब अगली अध्याय देखते हैं। अगली अध्याय है 2 कहता है बुकशुदा माल के पंजीकृत मामलों की जांच करने की प्रक्रिया। जो बुक कंसाइनमेंट जो है न सामान है उसके कहता है पंजीकृत मामलों की जांच करने की प्रक्रिया के बारे में। इसमें 1 में देखते हैं, कहता है एक अस्थानीय अपराध। 2 अपराध होता है, एक स्थानीय एक अस्थानीय। तो इसमें कहता है 1 में अस्थानीय अपराध और 2 कहता है मामले का स्थानांतरण। मामले का जहाँ का मामला रहता है वहाँ स्थानांतरण होता है, इसीलिए कहता है मामले का स्थानांतरण 2 में। और 3 में कहता है स्थानीयकृत अपराध। 3 में है आपका स्थानीयकृत अपराध। और इसके 4 में दिया गया है आरटीटी, रनिंग ट्रेन थेफ्ट के बारे में। और 5 में दिया गया है जीपीपीटी। और 6 में दिया गया है आंशिक चोरी। 5 में दिया गया है जीपीपीटी और 6 में दिया गया आंशिक चोरी के बारे में। और 7 में दिया गया है क्या कि चोरी रोकने के उपाय, चाहे वो एसएलआर या लीज एसएलआर के बारे में कहता है चोरी और रोकने के उपाय क्या होंगे। और 8 में कहता है सील चेकिंग, जो सील चेकिंग किया जाता है उसके बारे में आपका 8 कहता है सील चेकिंग। और 10 में कहता है खुला परिधान, जो ओपन परिधान दिया जाता है उसके बारे में है आपका 10। और 14 कहता है गुमशुदा माल की रिपोर्ट। 14 में है गुमशुदा माल की रिपोर्ट के बारे में आपका 14 है। फिर अब अगली अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 कहता है कि रेल सामग्री के पंजीकृत मामलों की जांच करने की प्रक्रिया। रेल सामग्री के पंजीकृत जो मामले हैं, जो रेल सामग्री के पंजीकृत मामले हैं की जांच करने की प्रक्रिया के बारे में आपका कहता है अध्याय 3। इसमें है कहता है रेल 1 में, अध्याय 3 के 1 कहता है रेल सामग्री के अस्थानीय अपराध, जैसे कोच फिटिंग्स। रेल सामग्री जो है, रेल का जो सामान होता है उसके लिए कहता है रेल सामग्री के अस्थानीय अपराध जैसे कोच फिटिंग्स है के बारे में है। और 2 कहता है मामलों का स्थानांतरण। अस्थानीय अपराध 1 में है तो 2 में है आपका मामलों का स्थानांतरण। और 3 में कहता है रेल सामग्री के स्थानीय अपराध के कार्यवाही।
3 में है रेल सामग्री के स्थानीय अपराध में कार्रवाई, और 4 में कहता है रेल संपत्ति की चोरी रोकने के उपाय। चौथा है इसका अध्याय 3 का चौथा कहता है रेल संपत्ति की चोरी रोकने के उपाय क्या होंगे, इसके बारे में कहता है। अब अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 कहता है विशेष रिपोर्ट का पर्यवेक्षण, विशेष रिपोर्ट का पर्यवेक्षण, विशेष घटना और परीक्षण के बारे में आपका ये अध्याय 4 कहता है। अब 1 में देखते हैं। 1 में कहता है विशेष रिपोर्ट के बारे में। अध्याय 4 का 1 कहता है विशेष रिपोर्ट के बारे में, और 2 में कहता है विशेष रिपोर्ट का पर्यवेक्षण। 2 में है विशेष रिपोर्ट का पर्यवेक्षण, और 3 कहता है कि विशेष घटना। 3 में है विशेष घटना, और 4 में है विशेष घटना का निरीक्षण के बारे में आपका। 4 कहता है विशेष घटना के निरीक्षण के बारे में। ये सभी ऑनलाइन ही है, जो इम्पोर्टेंट है वहां यहाँ मेंशन किया हूं। अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। अब अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 कहता है रेल अधिनियम, रेलवे एक्ट के बारे में आपका अध्याय 5 कहता है। 1 के 1 में कहता है इसका अध्याय 5 के 1 के 1 में कि प्राधिकृत अधिकारी के बारे में, जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके बारे में 1 के 1 में कहता है। और 2 में कहता है कि रेलवे एक्ट की धारा 180 की कार्रवाई। 2 में है आपका रेलवे एक्ट की धारा 180 की कार्रवाई के बारे में आपका अध्याय 5 के 2 में कहता है। और 3 में कहता है कि जांच अधिकारी का कर्तव्य। अध्याय 5 के 3 में कहता है कि जांच अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा। और इसका 5 कहता है रेलवे एक्ट की धारा 137। ये 5 से जो है सीरियल वाइज 5 से आपका अध्याय 5 से शुरू हो जाता है एक धारा, रेलवे एक्ट की धारा 137, और 6 में हो जाएगा 38, 138, 7 में हो जाएगा आपका 139। इसी तरह सीरियल वाइज 33 तक जाता है, जो कि 176 तक जो हम लोग को क्या कहते हैं जो मिला है धारा 29 धारा के बारे में जो है यहाँ वही कहता है। रेलवे एक्ट की धारा 137 से सीरियल वाइज 33 जो है तक जो है ना धारा 176 तक जाता है, जिसमें कि नोट में हम यहाँ लिख दिए हैं कि सीरियल 5 से 33 तक धारा 137 से 76 तक जो हम लोग को रेलवे एक्ट के तहत धारा दिया गया है उससे संबंधित है। ये आप 5 में, 6 में, 7 में, 8 में सीरियल वाइज आप अपने खुद से ही जो है ना ये कर सकते हैं कि सीरियल वाइज किस में कौन सा दिया है। आखिरी है सीरियल वाइज 33 में जो है धारा 176 दिया गया है। अब देखते हैं अगली अध्याय 6। अगली अध्याय 6 है। अध्याय 6 कहता है अनपेक्षित घटना, अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में। अध्याय 6 का 1 कहता है, 1 में दिया गया है अनपेक्षित घटना। अध्याय 6 के 1 में अनपेक्षित घटना दिया गया है, और 2 में कहता है कि घायल व्यक्ति के संबंध में आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो इसके संबंध में कहता है कि आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। और 3 कहता है कि मृत व्यक्ति के संबंध में आरपीएफ द्वारा कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति जो है अनपेक्षित घटना के कारण जो है ना उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें कहता है कि आरपीएफ द्वारा कार्रवाई जो है द्वारा क्या कार्रवाई होगा उसके बारे में। और 7 में कहता है फॉर्म 1 7 में कहता है, और 8 में फॉर्म 2। 7 में फॉर्म 1 जो है ना स्टेशन मास्टर द्वारा भरा जाता है, और 8 में फॉर्म 2 आरपीएफ द्वारा। तो अगली अध्याय जो है आपका अध्याय 7 है, कहता है यात्री संबंधी अपराध। यात्री संबंधी अपराध के बारे में अध्याय 7 कहता है। अब देखते हैं 1 में कहता है कि रेल यात्री की सामान चोरी की सूचना पर की जाने वाली कार्रवाई। रेल यात्री की सामान की चोरी की सूचना पर की जाने वाली कार्रवाई 1 में कहता है। और 4 में कहता है कि यात्रियों के साथ जहर खुरानी की सूचना पर कार्रवाई क्या होगा उसके बारे में कहता है। और 9 में कहता है कि डकैती, लूट, हत्या की घटना होने पर आईपीएफ द्वारा क्या कार्रवाई होगा। 9 में कहता है डकैती, लूट, हत्या की घटना होने पर आईपीएफ द्वारा कार्रवाई क्या होगा। और 11 में कहता है कि ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी के लिए दिशा निर्देश है। अध्याय 7 के 11 में है ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी के लिए दिशा निर्देश। और 12 में है यात्री
अपराध प्राथमिक विवरण बारे में दिया गया है, यात्री अपराध प्राथमिक विवरण के बारे में। अब देखते हैं अगली अध्याय, अध्याय आपका 8 है। अध्याय 8 कहता है कि आरपीएफ अपराध जांचकर्ताओं के लिए एक फोरेंसिक गाइड के बारे में कहता है कि जो आरपीएफ का जांच करता है उसके लिए एक फोरेंसिक गाइड के बारे में कहता है। अब इसमें देखते हैं अध्याय 8 के 31 में है जहर देना या ड्रगिंग, जहर देना या ड्रगिंग। 32 में कहता है जहर या ड्रगिंग का अन्वेषण, जहर या ड्रगिंग का अन्वेषण के बारे में आपको 32 कहता है। और 36 में कहता है घातक जहर देने या ड्रगिंग के मामलों में आरपीएफ के अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने पर उसके द्वारा एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य। कहता है कि अगर कोई घातक जहर देने या ड्रगिंग के मामलों में आरपीएफ के अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने पर उसके द्वारा एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य, जो घातक कोई जो है ना आपको घातक जहर दे दिया गया है या ड्रगिंग दिया गया है किसी यात्री को, तो जब आरपीएफ जो है सबसे पहले जब आरपीएफ पहुंचती है तो उसके लिए जो वहाँ एक साक्ष्य एकत्र करता है उसके बारे में आपको कहता है। ये अध्याय 8 का 36। अब अगला अध्याय है अध्याय 9। अध्याय 9 में दिया है सीआईबी के बारे में, क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के बारे में। 1 में कहता है कि आरपीएफ में सीआईबी का पुनर्निर्माण, और 2 में कहता है सीआईबी मंडल इकाइयों का कर्तव्य, जो सीआईबी मंडल इकाई होता है उसका क्या कर्तव्य है आपका 2 में दिया गया है। 3 कहता है सीआईबी में अनुरक्षित पंजिकाओं की सूची क्या क्या होगा। 3 में कहता है कि सीआईबी में अनुरक्षित पंजिकाओं की सूची रेलवे एक्ट की होगी, आरपीयूपी एक्ट की, यात्री के सामान की पंजिका, परिवाद जघन्य अपराध की पंजिका, जहरखुरानी की, कंट्रोल मैसेज, रेलवे अपराधियों का रजिस्टर या रिसीवर, ये सब जो है आपके पास वो सीआईबी के पास जो है ना इसका पंजिका की सूची इसके पास ये रहेगा, मौजूद रहेगा आपको सीआईबी के पास ये सभी पंजिकाएं। अगला अध्याय 10 है, कहता है महिला और बच्चों की सुरक्षा। अध्याय 10 में कहता है महिला और बच्चों की सुरक्षा। 1 में कहता है भारत में बाल तस्करी। बाल तस्करी अभी जो है भारतों में जो है काफी एक्टिव था, लेकिन अभी कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है। 1 कहता है भारत में बाल तस्करी। 3 कहता है रेलवे स्टेशनों पर महिला और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, रेलवे स्टेशनों पर महिला और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के बारे में आपका 3 कहता है। और 12 में कहता है कि चाइल्ड हेल्प डेस्क, जो स्टेशनों पर बड़े बड़े स्टेशनों पर रहता है, चाइल्ड हेल्प डेस्क के संयोजक द्वारा, जो उसका संयोजक होगा द्वारा एडीआरएम को जमा की जाने वाली मासिक समीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप, जो संयोजक होगा चाइल्ड हेल्प डेस्क का उसके द्वारा एडीआरएम को जमा की जाने वाली मासिक समीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप के बारे में आपको कहता है। अब हम लोग देखते हैं अगली अध्याय। अगला अध्याय 11 है। अध्याय 11 कहता है विदेशी वस्तु या प्रतिबंधित सामान या जानवरों की तस्करी के संबंध में आरपीएफ द्वारा कार्रवाई। अध्याय 11 कहता है, 1 कहता है तस्करी के सामानों की बरामदगी होने पर कार्रवाई, जो तस्करी का सामान है अगर बरामद होता है तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगा वो 1 कहता है। 2 कहता है सामान के साथ तस्कर की गिरफ्तार होने पर क्या कार्रवाई होगा। 2 कहता है सामान के साथ तस्कर की गिरफ्तार होने पर क्या कार्रवाई होगा। अब अध्याय जो है 12 देखते हैं। अध्याय 12 कहता है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद। 3 में कहता है बच्चे अपराधी हो, अगर अपराधी बच्चे हो तो क्या कार्रवाई होगा। और 4 कहता है महिला अपराधी हो तो फिर क्या कार्रवाई होगा। ये आपका 3 और 4 है। फिर अगला अध्याय है अध्याय 13, कहता है विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में अध्याय 13 कहता है। 2 कहता है भीड़ की सूचना मिलने पर आईपीएफ का कर्तव्य क्या होगा। 2 कहता है भीड़ की सूचना मिलने पर आईपीएफ का कर्तव्य क्या होगा। 3 कहता है भीड़ पर स्थानीय प्रशासन ना हो, अगर जहां भीड़ है वहां स्थानीय प्रशासन नहीं है तब आईपीएफ या वरिष्ठ अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा। जहां
स्थानीय प्रशासन जैसे पुलिस नहीं है, तो वहां जो है आईपीएफ या आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा आपका। 3 कहता है अध्याय 13 का। 4 देखते हैं, कहता है मेला, उत्सव, भर्ती एवं भर्ती में होने वाले भीड़ को नियंत्रित करना। जो मेला होता है रेलवे के आसपास, ट्रेन पटरी के आसपास या प्लेटफॉर्म के आसपास, या उत्सव में, मेला हो, उत्सव हो, भर्ती हो, होने वाले भीड़ को नियंत्रित करना। अगला अध्याय है अध्याय 14। 14 कहता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कहता है। एक कहता है आपदा प्रबंधन, एक में दिया गया है आपदा प्रबंधन। 3 में कहता है रेलवे दुर्घटना, 3 में दिया गया है रेलवे दुर्घटना के बारे में। और 4 में जो है रेलवे दुर्घटना या अन्य आपदा में आईपीएफ का कर्तव्य क्या होगा। कहता है 4 में रेलवे दुर्घटना या अन्य आपदा में आईपीएफ का कर्तव्य क्या होगा। 5 कहता है विस्फोटक के बारे में, 5 में दिया गया है विस्फोटक के बारे में। और 6 कहता है कि रेलवे परिसर में बम की आशंका होने पर आईपीएफ द्वारा किया गया कार्य। अगर रेलवे परिसर में बम की आशंका होता है तो फिर आईपीएफ द्वारा किया गया कार्य के बारे में आपको ये 5 कहता है। 7 कहता है आग की घटना। अध्याय 14 के 7 में है आग की घटना के बारे में। और 8 कहता है आतंकवादी के बारे में। 8 जो है आपका आतंकवादी होने पर कार्रवाई क्या होगा, ये आपका 8 कहता है। और 9 कहता है डिवीजन कंट्रोल, डिविजनल जो कंट्रोल होता है 9 में दिया गया है। और 11 में दिया गया है जोनल कंट्रोल के बारे में। डिवीजन कंट्रोल के बारे में 9 में दिया गया है और जोनल कंट्रोल के बारे में आपका 11 में दिया गया। और 13 कहता है आपदा की तैयारी, आपदा की जो है आने वाली हो तो उसके लिए तैयारी की बात कहता है आपका 13। अब अगला अध्याय अध्याय 15 है, कहता है अब अभियोजन के बारे में। अध्याय 15 है अभियोजन के बारे में। इसमें देखते हैं 5 कहता है कि क्षेत्रीय कार्यालय में अभियोजन शाखा का कार्य एवं दायित्व। क्षेत्रीय जो जोनल कार्यालय है कहता है उसी में अभियोजन शाखा का कार्य एवं दायित्व के बारे में। और 6 कहता है कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन। 6 में दिया गया है कि आपका न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन। और 17 कहता है कि आरपीयूपी एक्ट या रेलवे एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी। ये 17 में दिया गया है कि आरपीयूपी एक्ट के या रेलवे एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी किया जाने के बारे में आपको 17 कहता है। और अगला अध्याय है अध्याय 16। अध्याय 16 कहता है एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में। एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में अध्याय 16। एक में देखते हैं, कहता है एक में एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में है। और 2 में कहता है एनडीपीएस एक्ट की सूचना मिलने पर आरपीएफ द्वारा कार्रवाई। अगर ट्रेन में या स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की सूचना, अगर कोई ऐसा पदार्थ की सूचना मिलता है जो एनडीपीएस के अंतर्गत आता है तो फिर आरपीएफ द्वारा कार्रवाई क्या होगा, उसके बारे में आपका 2 कहता है। और 7 कहता है धारा 42 के तहत गिरफ्तारी। जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत गिरफ्तारी के बारे में आपको कहता है। 14 कहता है कि डीजी एनसीबी को रिपोर्ट भेजना। ये रिपोर्ट जो है जो डीजी एनसीबी को भेजने के बारे में आपका कहता है 14। और 16 कहता है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी। जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट के संबंधित जो है ना तलाशी के बारे में आपको कहता है। और 25 कहता है कि डीजी एनसीबी को 48 घंटे के अंदर भेजे जाने वाला फॉर्म का प्रारूप। 25 कहता है कि डीजी एनसीबी को 48 घंटे के अंदर भेजे जाने वाला फॉर्म का प्रारूप। और 16 में तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं और अगला अध्याय अध्याय 17 है। 17 कहता है आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट के अपराधियों का एस्कॉर्ट। अध्याय 17 कहता है रेलवे एक्ट, आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट के अपराधियों का एस्कॉर्ट। जो हम लोग
आरपीयूपी एक्ट और रेलवे एक्ट के अपराधियों को एस्कॉर्ट करके जो है न्यायालय ले जाते हैं, उससे संबंधित है। अब अध्याय 18 कहता है अपराध से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड। अपराध से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड एक में कहता है पीसीएससी, सीनियर डीएससी या डीएससी, एएससी, आईपीएफ कार्यालय एवं पोस्ट पर प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर या पंजिका। जो पीसीएससी कार्यालय है या सीनियर डीएससी कार्यालय या डीएससी कार्यालय या एएससी कार्यालय या आईपीएफ पोस्ट है, उस पे जो है प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर या पंजिका के बारे में कहते हैं। 3 में दिया गया है C1 रजिस्टर C1, C2, C44 तक जो रजिस्टर है वो सीरियल नंबर 3 में जो है आपका C1 है। इसी तरह सीरियल नंबर 3 में जो है C1 रजिस्टर है, और इसी तरह जो है सीरियल नंबर 49 में है ना C44 रजिस्टर है। तो सीरियल नंबर 4 में जो है C2 रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह सीरियल नंबर 5 में हो जाएगा आपका C3 रजिस्टर। इसी तरह जो है ना आपको ये सीरियल नंबर 3 से लेके सीरियल नंबर 49 के बीच जो है आपका C1 रजिस्टर से शुरू होता है और C44 रजिस्टर तक जाता है। नोट में मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि C1 से C44 तक रजिस्टर जो है सीरियल नंबर 3 से सीरियल नंबर 49 तक है। ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि सीरियल नंबर 3 में जो है C1 रजिस्टर है, तो उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 फिर आप जो है जोड़ते रहिए C2, C3, C4, C5, इस तरह से ये सीरियल नंबर 49 तक में जो है C44 रजिस्टर कंप्लीट होता है। फिर अगला अध्याय है अध्याय 19, कहता है डिजिटल साक्ष्य का संग्रह तथा साइबर जांच तकनीक। डिजिटल साक्ष्य का संग्रह तथा साइबर जांच तकनीक के बारे में। अब ये हम लोग का क्राइम मैनुअल 2019 समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।